हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे वांग जी और वी जिंग दोनों उस कोल्ड केव के अंदर चले गए थे, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ठंड से बुरी तरह से काँप रहे थे। जैसे नाइट का टाइम हो जाता है वैसे ही केव के अंदर ठंड और बढ़ जाती है। जो वी जिंग था उसे प्यास लगती है, जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो वो पानी में गिर जाता है। वांग जी वी जिंग को बाहर निकाल कर लेकर आता है और वो उसे देखता है। वी जिंग पूरी तरह से कांप रहा था, जिसके बाद लैंसन वी जिंग को उसके कपड़े उतारने के लिए बोल देता है। लैंसन बोलता है कि वो उसे अपनी बॉडी हीट से वार्म करेगा, लेकिन ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वांग जी ज़बरदस्ती वी जिंग के क्लॉथ निकालता है और वी जिंग भी फिर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वी जिंग की हालत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों नेकेड पूरी नाइट ऐसे ही एक दूसरे को हग किए हुए रहते हैं। वी जिंग कुछ टाइम के लिए अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज कर देता है बिना किसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए, लेकिन बाद में वांग जी और वी जिंग अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही बुरा होगा। लेकिन बाद में नेक्स्ट डे जो लैंस सिजन थे वो उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और बाहर उन्हें निकाल लिया जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और अब ऑल स्टूडेंट्स का क्लाउड रिसर्च के अंदर सिर्फ एक ही सप्ताह बाकी रह गया था। अब उनके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। एग्ज़ाम के अंदर जो सभी स्टूडेंट्स थे वो अपने एग्ज़ाम को बहुत ही परफेक्टली देते हैं। वो अपने जो गुरु थे, सेक लीडर जो थे लायन किरण, उनको और जो अपने सिजन्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं अपने नॉलेज और अपने मार्क्स से। इसीलिए वो सभी बहुत ही हैप्पी थे। एक दिन वी जिंग डिसाइड करता है कि वो कई टाउन जाएगा जियांग चेंग के साथ। फिर वी जिंग जियांग चेंग को भी मना लेता है अपने साथ कई टाउन जाने के लिए। इसके बाद वो लायन किरण से परमिशन लेते हैं कई टाउन जाने के लिए। लायन किरण उन दोनों को परमिशन दे देता है कई टाउन जाने के लिए। लायन किरण बोलता है ठीक है, तुम दोनों कई टाउन जा सकते हो, लेकिन 7 बजे से पहले तुम लोगों को वापस आना होगा। जियांग चेंग बोलता है ठीक है सेक्ट लीडर लायन, हम वापस आ जाएंगे। इसके बाद लायन किरण देखते हैं वो जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ याद आता है। फिर वो बोलते हैं 1 मिनट, अगर तुम लोग कई टाउन जा रहे हो तो तुम वांग जी और लैंसिजन के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं वहाँ पर, तो तुम कुछ देर वेट करो फिर तुम उनके साथ ही चले जाना। ये सुनने के बाद वी जिंग और जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं डी गुरुजी लैन, हम उनका वेट कर लेंगे, फिर हम उनके साथ ही चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वांग जी और लैन सेचन पहुँच जाते हैं। लैन सेचन और वांग जी वी जिंग और जियांग चेंग को देखकर सरप्राइज थे। इसके बाद लायन किरण वांग जी और लैन सेजन को बताता है कि ये दोनों भी उनके साथ जाएंगे। अब हम देखते हैं कई टाउन के अंदर वो सभी लोग कई टाउन पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते टाइम वो सभी लोग इधर से उधर घूम रहे थे। वी जिंग जो था वो कंटिन्यूसली लैन सेजन के साथ बातें कर रहा था और लैन सेजन का पूरा ध्यान हमारे जियांग चेंग पर था। और सेम उसी टाइम हमारा जो जियांग चेंग था वो लैन सेजन से बातें कर रहा था और उसके अटेंशन को अपनी ओर, उसके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारा वांग जी उसकी ओर नहीं देख रहा था। 1 सेकंड के लिए भी वांग जी ने जियांग चेंग की ओर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान तो हमारे वी जिंग पर था। ऐसे ही वो लोग घूमते हैं पूरे केई टाउन में और एंजॉय करते हैं। ऐसे ही घूमने और एंजॉय करने के बाद वो एक ब्रिज से गुजर रही थी, तभी अचानक से वी जिंग का जो पैर था वो स्लिप हो जाता है। वी जिंग का जैसे ही पैर स्लिप होता है तो वांग जी उसे अपनी आर्म्स के अंदर होल्ड कर लेता है। वी जिंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। वी जिंग वांग जी की सैंडलवुड स्मेल को फील करता है। वहीं दूसरी तरफ जो लैन सिजन थे वो ये देखकर लैन सिजन स्माइल करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग ये देखकर शॉक था। जियांग चेंग अपने गले को साफ करता है, जिससे वी जिंग फिर जल्दी से संभल जाता है और वो अपने आप को अच्छे से खड़ा करता है और फिर वो दोबारा से वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। जिस पुल से वो गुजर रहे थे उस पुल के नीचे था, जिस पुल से वो गुजर रहे थे वहाँ नीचे एक रिवर थी। वी जिंग जब रिवर को देखता है और फिर उसके अंदर वो मछलियों को देखता है तो उसे सच में मछली खाने का बहुत मन होता है। तभी लैन सिचन बोलते हैं ये आपका लास्ट वीक है गुस्सू के अंदर, तो मुझे लगता है कि हमें इनमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए साथ में, क्या बोलते हो? वी ये सुनने के बाद स्माइल करता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, हमें एक साथ खाना खाना चाहिए। जियांग चेंग भी बोलते हैं हाँ आपने सही कहा, हमें एक साथ खाना जरूर खाना चाहिए। इससे पहले हमने कभी भी एक साथ खाना नहीं खाया है। इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं और पास में फिर वो पुल को पार करके एक इन में जाते हैं। सभी लोग इनमें जाकर बैठ जाते हैं अपनी अपनी टेबल्स पर और फिर वहाँ पर वो अपना ऑर्डर देते हैं। तभी वहाँ पर एक अल्फ़ा फीमेल जो है वो आती हैं ऑर्डर लेने के लिए। वो उनका ऑर्डर लेती है और फिर वो विंग को देखती है, जो वर्कर थी वहाँ की। वो जैसे विंग को देखती हैं तो वो स्माइल करती है और वो कंटिन्यूसली विंग को ही देखे जा रही थी।
तभी वांग जी कोल्ड वॉइस के अंदर बोलता है, अब हमें कोई और ऑर्डर नहीं करना है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। वो लड़की वीजिंग को देखती है और उसे देखते हुए बोलती है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस ब्यूटीफुल पर्सन से बात करना चाहती हूँ। यंग मास्टर, वैसे आपका नाम क्या है? हाँ। वीजिंग उसे देखकर बोलता है, मेरा नाम वी वूजियान है। जब वो लड़की ये सुनती है तो बोलते, ओह वाह, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह ही क्यूट है। तुम वैसे कहाँ से हो? वीजिंग बोलता है, मैं यूनमिंग जियांग सेक्ट से हूँ, लोटस पियर से, और मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया हूँ अपने ब्रदर, अपनी शीजे और कुछ जियांग डिसिपल के साथ। ये मेरा ब्रदर है जियांग चैंग। वो जियांग चैंग की ओर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है। वो लड़की बोलती, ओह वाओ, ज़रूर, मैं यूनमिंग जियांग सेक्ट को विजिट ज़रूर करूँगी, तुमसे मिलने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पर। सच में तुम बहुत ही अडोरेबल और बहुत ही चार्मिंग हो। वीजिंग ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन वांग जी जो वहीं पर बैठा हुआ था उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे ये पसंद नहीं आ रहा था कि वीजिंग उस अल्फ़ा गर्ल को, मतलब उससे बात कर रहा है या उसे रिस्पॉन्ड दे रहा है, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और उसकी ग्रिप जो थी वो चॉपस्टिक पर और भी टाइट हो जाती है, और वो गुस्से में ये सब चीज़ें देख रहा था। वांग जी उस लड़की को देखता है, अल्फ़ा सर्वेंट को, और बोलता है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। वांग जी की वॉइस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था कि वांग जी जो है वो गुस्से में है, लेकिन लायन सेचन ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लिया था। उन्होंने वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को रीड कर लिया था कि वांग जी इस वक्त गुस्से में है, और वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि वीजिंग इस अल्फ़ा गर्ल से बात करे। ये देखकर लैन सीजन स्माइल करते हैं और फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं उसे काम डाउन करने के लिए। फिर वो इमीडिएटली जो अल्फ़ा गर्ल थी वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग सभी अपना नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। इनके अंदर लैन सीजन ने और जियांग चेंग ने अच्छे से नोटिस किया था कि जो लैन ब्रदर्स हैं दोनों, वो बहुत ही प्लेन फूड खाते हैं, एकदम सादा सिंपल, बिना स्पाइसी। और जो लैन ब्रदर्स थे उन्होंने भी अच्छे से नोटिस किया था कि जियांग चेंग और वी जिंग का जो फूड है वो बहुत ही स्पाइसी है। उनका टेस्ट जो खाने का है वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, मतलब चारों ही अलग अलग खाने को पसंद करते हैं। चारों नहीं, सिर्फ दोनों। उसके बाद वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर लैन सिचन जो है वो बिल को पे करते हैं। इसके बाद फिर वो लोग सभी मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, और फिर वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। अब मतलब टाइम हो गया था वापस क्लाउड रेसेस जाने का, तो वो वापस क्लाउड रेसेस आ जाते हैं। ऐसे ही इवनिंग का टाइम था। वी जिंग जो था वो बहुत ही बोर हो रहा था, क्योंकि हमारा जो जियांग चंग था वो जानले के साथ बातें करने में बिजी था, और वी जिंग ठहरा अकेला बहुत ही बोर फील कर रहा था। इसीलिए वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए या फिर किसी की परमिशन लिए जो ब्लैक माउंटेन्स थे, ब्लैक हिल्स जो थी, वो वहाँ पर चला जाता है पहाड़ों पर, और वो इधर उधर घूमता है। वी जिंग की नज़र वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स पर जाती है। वी जिंग उन सभी रैबिट्स को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि क्लाउड रिसेस के अंदर रैबिट्स या फिर किसी भी एनिमल को लेकर जाना बैन है। जब वीजिंग मुंह बनाता है, फिर वो ऐसे ही जाकर एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और सोने का ट्राई करता है। तभी अचानक से वहाँ पर किसी के कदमों की आहट फील होती है। उस पर्सन के अल्फा फेरोमोन्स को फील करना या स्मेल करना बहुत इम्पॉसिबल था, मतलब थे ही नहीं। अचानक से वो पर्सन वीजिंग के आंखों पर अपने एक हाथ को रख देता है, और अपने दूसरे हाथ से वो वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है। वीजिंग स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो पर्सन वीजिंग के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग इससे पूरा शॉक था। वी जिंग को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वांग जी वी जिंग को बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहा था। वांग जी वी जिंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेकर उन्हें सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, जिससे वी जिंग को ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वी जिंग थोड़ी देर स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही स्ट्रगल करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ऐसे इसकी ग्रिप से छूटना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वी जिंग भी फिर उस किस को फील करने लगता है। जो पर्सन था वो बहुत ही अग्रेसिवली वीजिंग को किस कर रहा था, इंटीमेटली कर रहा था। वीजिंग अपने आप को पूरी तरह से उस पर्सन को सबमिट कर देता है, क्योंकि स्ट्रगल करना बेफालतू था, इसकी ग्रिप से छूटना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वीजिंग फिर कुछ भी नहीं करता है। जो पर्सन था वो वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा था। वो पर्सन वीजिंग के पूरे माउथ पर किस कर रहा था, जैसे वीजिंग के माउथ पर पूरी तरह से जो स्लाइवा था वो लग गया था। वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से भी वो स्लाइवा निकल रहा था, और फिर वो पर्सन वीजिंग के लिप्स पर बाइट करता है, जिससे वीजिंग अपना माउथ ओपन कर देता है, और फिर वो पर्सन अपने टंग को वीजिंग के माउथ में स्लाइड करता है और वीजिंग के माउथ को अच्छे से और बहुत ही ब्रूटली एक्सप्लोर करता है। उसकी टंग वीजिंग के माउथ में घूम रही थी। वो वीजिंग की टंग को, उसके पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, और वीजिंग इससे शॉक था, सरप्राइज था, उससे कुछ भी होश नहीं था। वीजिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर।
जब वो पर्सन देखता है कि अब वी जिंग ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है, तब फिर वो वी जिंग को स्लोली सक करने लगता है उसके लिप्स पर। फिर वो विंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेकर उन पर बाइट करता है, सक करता है, पैशनेटली किस करता है। वो पर्सन पूरी तरह से वी जिंग का एडवांटेज उठा रहा था इस सिचुएशन का। वी जिंग पूरा ब्लैंक था, वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। 15 मिनट तक उसे किस करने के बाद वो पर्सन छोड़ देता है और उसके फेस पर कपड़ा डालता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। वी जिंग कुछ सेकंड तक बिल्कुल भी ऐसे ही रहता है, वो ब्लैंक था, उसे समझ ही नहीं आया कि पहले तो हुआ क्या। वी जिंग ऐसे ही लेटा रहता है। फिर वी जिंग अपने फेस पर से उस कपड़े को हटाता है, वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग सरप्राइज, शॉकिंग सब था। मतलब ये ऐसा कैसे कर सकता है? वी जिंग बोलता है, ये क्या हुआ? उस पर्सन ने मेरी फर्स्ट किस, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड, हाँ उस पर्सन ने मेरी सेकंड किस चुरा ली। मैं उसके बारे में कंप्लेन करूंगा, हाँ बिल्कुल मैं ज़ेबुजुन को बताऊंगा उस पर्सन के बारे में। हाँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। हाँ, उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे तो मैं। हाँ, सच में वो पर्सन बहुत ही स्ट्रांग था और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी था। उसने अपने फेरोमोन्स को छिपा के रखा था। हाँ, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ पक्का, अभी बताता हूँ मैं। ये बोलकर वी जिंग फिर वो धीरे से अपने लिप्स को टच करता है और उसे उसके लिप्स पर वो किस फील होता है। वी जिंग फिर अपने आप को उस इमेजिन या थॉट से बाहर निकालता है और फिर उठता है वहाँ से और वहाँ से चला जाता है, इससे पहले कि कोई और बीजिंग का एडवांटेज उठा ले। बीजिंग वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग के अंदर वीजिंग जाता है लाइब्रेरी पेविलियन के अंदर। वीजिंग वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो वीजिंग और लैन सिचन को देखता है। वहाँ पर वो वांगजी और लैन सिचन को देखता है। वी जिंग जल्दी से लैन सिचन के पास जाता है और वो रोते हुए बोलता है सिजुन। लैन सिचन देखते हैं वी जिंग को और बोलते हैं, वी वुजियान क्या हुआ तुम यहाँ? विंग बोलता है, आज सिजुन मैं यहाँ, मुझे आपको कुछ बताना है। लैन सिचन बोलते हैं, हाँ वी वुजियान बताओ तुम्हें क्या बताना है। वी जिंग बोलता है, कल किसी ने मेरा एडवांटेज उठा लिया। ये सुनते ही लैन सिचन बोलती, क्या? लेकिन किसने? वी जिंग बोलता है, वो कल मैं इवनिंग को ब्लैक माउंटेन्स पर गया हुआ था। मैं रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया, तभी वहाँ पर एक परवट इंसान आया और उसने मेरा एडवांटेज उठाया। उसने मुझे मेरे लिप्स पर किस किया। वो परवट इंसान बहुत गंदा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे पनिशमेंट दें। ये जानने के बाद लैन सिचन तो बहुत ही शॉक थे, लेकिन वांग जी बिल्कुल शांत था। वो चुपचाप बैठा हुआ था, वो वीजिंग की ओर नहीं देख रहा था, या ये कहें कि उसके अंदर वीजिंग को देखने की हिम्मत ही नहीं थी। लैन सिचन देखते हैं विंग को और फिर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल वीजिंग तुम चिंता मत करो, मैं उसे पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट की ऐसे एडवांटेज उठाने की। हाँ तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर कुछ करेंगे। वी जिंग बोलता है, थैंक यू सिजन, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा। लैन सिजन बोलते हैं, ठीक है वी जिंग तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद वी जिंग वहाँ से चला जाता है। वी जिंग के जाने के बाद लैन सिजन वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने फेस को थोड़ा सा टर्न कर लेता है। लैन सिजन बोलते हैं, वांग जी सच में कुछ पर्सन बहुत ही ज़्यादा शेमलेस होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे वो शेमलेस पर्सन हमारे वी जिंग का एडवांटेज उठा सकता है। सच में कुछ पर्सन बहुत ही कैरेक्टरलेस और शेमलेस होते हैं। मुझे उसे मिल जाने दो, सच में मैं उसे सजा दूंगा। वो कैसे ऐसे हमारे किसी स्टूडेंट का एडवांटेज उठा सकता है। हाँ पता नहीं किसने बेचारे विंग का एडवांटेज उठाया होगा। वांग जी ने अपने फेस को टर्न इसीलिए किया था ताकि लैन सिजन उसके रेड फेस को और उसकी रेड ईयर्स को न देख सके, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए। वांग जी फिर बोलते हैं इसके बाद लैन सिजन वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिजन के जाने के बाद वांग जी फिर अपने फेस को टर्न करता है और फिर वो अपने मन में सोचता है और फिर वो अपने लिप्स को टच करता है और फिर वो अपने मन के अंदर सोचता है, शेमलेस, कैरेक्टरलेस, परवर्ट। फिर वो नीचे देखने लगता है। अब हम देखते हैं एक जो वीक था वो ऐसे ही चला जाता है। अब आज जियांग्स का क्लाउड रिसेस के अंदर लास्ट डे था। नाइट को उन्होंने अपने सारे सामान को पैक कर लिया था और वो लोग बिल्कुल रेडी थे जियांग सेक्ट वापस जाने के लिए गुसू को छोड़कर। वी जिंग लास्ट बार अडल्ट बुक को और लव लेटर को वांगजी के डेस्क पर रख देता है। 2 घंटे के बाद सभी स्टूडेंट्स क्लाउड रिसेस के अंदर आते हैं और उसके बाद उनके सभी सिजुन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। अपने सभी स्टूडेंट्स को बाय बोलने के लिए जियांग यानली और जिन ज्यूशन लास्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो लास्ट टाइम अब एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। इसके बाद वांग जी और लैन सिचन भी वी जिंग और जियांग चेंग को देखते हैं। वहीं जो लैन यूची था वो भी जो है बाय बोलता है जियान लुन को। जो भी टाइम उसने लैन यूची के साथ बिताया था, लैन यूची ने जो भी टाइम जियान लुन के साथ बिताया था, चाहे वो झगड़ा करना हो या आर्ग्यू करना हो या कुछ भी हो, वो उसे बहुत ही मिस करेगा और वो उसे बाय बोलता है। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी जल्दी ही उठ जाता है और वो अपनी क्लॉथ को लेकर सीधा कोल्ड पॉन्ड के अंदर चला जाता है नहाने के लिए। वांग जी अपनी आइज़ को बंद करके कोल्ड पॉन्ड के अंदर बैठा हुआ था और बात ले रहा था। उसके माइंड के अंदर जो ओल्ड मेमोरीज थी वीजिंग के साथ वो आ रही थी। वांग जी उस दिन को याद करता है, उस मेमोरी को याद करता है जब वो दोनों उस कोल्ड पानी की केव जो गुफा थी बर्फ़ वाली उसके अंदर गिर गए थे। वो एक साथ थे वो दोनों। वांग जी के लिए ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थी और वांग जी इस मेमोरी को कभी नहीं भूल सकता है। वांग जी फिर अपनी आइज़ को ओपन करता है, फिर वो अपने क्लॉथ को पहनता है अच्छे से। बात लेने के बाद वो सीधा वहाँ से निकल कर चला जाता है। वांग जी सीधा लाइब्रेरी पवेलियन में आता है। फिर वो उसका डोर ओपन करता है और अंदर जाता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी फिर अपनी बुक को ओपन करता है। जैसे ही वो बुक को ओपन करता है वो शॉक हो जाता है। वांग जी उस बुक को उठाता है और साइड में फेंक देता है क्योंकि वो एक अडल्ट बुक थी। इसके बाद वांग जी उसकी नज़र जाती है वहाँ पर उस बुक में, तो वहाँ पर एक लेटर भी था। उस पर यूनमिंग जियांग लोटस पियर लिखा हुआ था। ये देखता है वांग जी जैसे ही, तब वो सोचता है कि शायद ये अदर लेटर है, वो अडल्ट लेटर नहीं है, यानी कि ये लव लेटर नहीं है। वांग जी फिर उसे लेता है और उसे देखता है। जैसे ही वांग जी उस लेटर को ओपन करता है तब वो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था, माई लवली सिजुन, आई एम सॉरी, क्योंकि आज मुझे जाना होगा। मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। मैं जो हूँ वो लोटस पियर जियांग सेक्ट से हूँ और मैं वही हूँ जो आपको लेटर्स लिखता है। मुझे माफ़ कर दीजिए शिजुन, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। वास्तव में मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। मैं बस आपके थॉट्स को जानने के लिए ही आपको लेटर्स लिखता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे और मैंने जो आपको बुक दी है आप उसे ज़रूर रीड करिएगा। वो आपको अपनी वेडिंग नाइट पर काम आएगी। क्या होगा अगर आपका स्पाउस आपसे कुछ डिमांड करेगा और आपका उस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा तो? इसीलिए ये उसका सॉल्यूशन है। तो आप इस बुक को बहुत ही अच्छे से और डीपली रीड करिएगा, ओके? वांग जी इससे रीड करने के बाद बोलता है यूनमिंग जियांग सेक्ट। तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी सोचता है अपने मन में कि हाँ, यूनमिंग जियांग सेक्ट से सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है, उसके अलावा और कोई भी इतना शेमलेस और फ्लर्टी स्टूडेंट नहीं है कि इसका मतलब है फिर वही है वीजिंग। इसका मतलब वो तुम थे। हाँ, वो वीजिंग ही हो सकता है। वांग जी अपने मन में सोचता है ये और फिर उसके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। अब हम देखते हैं जियांग सेक्ट में वीजिंग, जियांग लुन और जियांग चिंग तीनों लोटस पॉन्ड के पास बैठे हुए थे और हंस रहे थे। तभी जियान लुन बोलता है, आह वी ब्रदर, मुझे लगता है कि अभी तक हैंग वांग जू ने उस लेटर को रीड कर लिया होगा। हाँ, वी जिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। ये सुनने के बाद जियांग चेंग सीरियस वॉइस के अंदर बोलता है, वीजिंग अब बहुत हो गया। अब से तुम हैंगवांग जुन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे और तुमने वहाँ पर फिर से लेटर छोड़ा था। वीजिंग, इसके बाद से अगर तुम कभी भी उन्हें मिलोगे तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे और तुम उन्हें रिस्पेक्ट करोगे अपने ब्रदर इन लॉ के रूप के अंदर। समझ आया तुम्हें? वीजिंग बोलता है हाँ हाँ चैंग ठीक है, मैं दोबारा उन्हें परेशान नहीं करूँगा, ओके। तभी जियान लुन परेशान होते हुए बोलता है, क्या होगा अगर हैंगवांग जुन को पहले से ही पता हो कि ये मास्टर वी थे? मेरा मतलब है कि हो सकता है उन्हें पता हो या डाउट हो कि मास्टर वी ही हैं वो, क्योंकि मास्टर वी के अलावा ऐसे आइडिया कोई और नहीं सोच सकता है। जब वी जिंग ये सुनता है तब बोलता है, चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, उन्हें पता भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले अब नेक्स्ट कुछ सालों तक मैं उनसे मिलने वाला नहीं हूँ, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हम बिल्कुल सेफ हैं और हम फ्रीली जी सकते हैं। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और फिर जियान लुन भी बोलता है हाँ। तभी वीजिंग बोलता है, लेकिन मुझे जेबूसन की बहुत याद आ रही है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो क्या कर रहेंगे अभी? जैसे ही जियान लुन ये सुनता है तब वो सैड हो जाता है और उसे जेलसी भी फील होती है जब वीजिंग ने जेबूसन के बारे में कहा तब। अब ऐसे ही करके 1 साल का टाइम बीत गया और पता भी नहीं चला। मॉर्निंग का टाइम था। मैडम यू यानले से बोलते हैं, यानले, वीजिंग और जियांग चेंग कहाँ है? मुझे उनसे भी बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि वो भी इस बात को जाने और मुझे तुम्हें भी कुछ बताना है। जियांग यानली बोलते हैं, माँ, जियांग चेंग और वीजिंग तो ग्राउंड में है, वो बच्चों को स्वर्ड प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैडम यू बोलते ठीक है, मैं किसी सर्वेंट को भेज देती हूँ, जाकर वो जियांग चेंग और वीजिंग को मेरे रूम में आने के लिए बोल देंगे।
इसके बाद मैडम यू और जियांग यानली दोनों ही एक रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी जियांग फेंगम्यान खड़े हुए थे और उनके हाथ में एक स्क्रॉल था। वो स्क्रॉल बहुत ही ज़्यादा पुराना था। इसके बाद मैडम यू और जियांग यानली एक टेबल के पास जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जियांग फेंगम्यान भी आते हैं और वो भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो सभी लोग साइलेंट थे क्योंकि वो जियांग चेंग और वीजिंग का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जियांग चेंग और वीजिंग भी आ जाते हैं। वो भी आकर टेबल के पास ही बैठ जाते हैं। वेइजिंग की नज़रें जियांग फेंगम्यान के हाथों में जो स्क्रॉल था उस पर पड़ती है। वेइजिंग बहुत ही क्यूरियस था उस स्क्रॉल को रीड करने के लिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है आखिरकार। वेइजिंग बोलता है अंकल ये आपके हाथ में स्क्रॉल कैसा और इसमें क्या लिखा हुआ है? वो बहुत ही क्यूरियसिटी से पूछता है। मैडम यू बोलती हैं वेइजिंग रुको। तभी जियांग चेंग बोलता है हाँ हाँ मुझे भी जानना है, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। मैडम यू देखती हैं उन दोनों को और बोलती हैं चेंग वी सच में तुम दोनों रुक जाओ ठीक है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। सच में तुम दोनों बहुत ही चाइल्डिश हो। ये सुनने के बाद बीजिंग और जियांग चेंग दोनों चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। इसके बाद जियांग फेंगम्यान उस स्क्रॉल को ओपन करते हैं और मेज पर रख देते हैं और फिर वो बोलते हैं इस स्क्रॉल के अकॉर्डिंग जियांग कबीले और लैन कबीले में एक शादी तय हुई थी। जियांग यानली, जियांग चेंग और वी जिंग तीनों कन्फ्यूजिंगली एक दूसरे के फेस को देखते हैं। जियांग यानली बोलते शादी लेकिन किसके बीच में और किसने तय की थी? जियांग फेंगम्यान बोलते हैं तुम्हारे दादाजी ने और लैन वांगजी के दादाजी ने। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तब तुम लोग बच्चे थे। वो अपनी इस दोस्ती को जो है रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शादी का फैसला किया था। उस टाइम तुम्हारे दादा दादी और रेन वांगजी के दादा दादी भी जीवित थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग उन्हें याद करोगे। जियांग यानली अपना सिर हमें हिलाती हैं। इसके बाद मैडम यू बोलती हैं लैन वांगजी के दादाजी अपने बेटे और अपने दोनों पोतों के साथ वांगजी और लैन सेजन के साथ गुनमिंग जियांग सेक्ट आए थे। उस समय वो दोनों 3 से 6 साल के थे और आप 5 साल की थी और जियांग चेंग मेरे पेट में था। तभी ये डिसाइड हुआ था कि आप जो है वो लैन सिचन से शादी करेंगी और जियांग चेंग जो मेरे पेट में था वो लैन वांगजी से उनके दूसरे बेटे से शादी करेंगे। तब तक ये नहीं पता था कि कौन ओमेगा है और कौन अल्फ़ा है। ये जाने बिना ही इस शादी को तय किया गया था। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब जियांग चेंग और जियांग यानली तुम दोनों की शादी अब लैन कबीले में होगी। जो लैन सिचन है उनसे शादी जियांग यानली की होगी और जियांग चेंग के साथ वांगजी की शादी होगी। ये सुनते ही जियांग यानली बहुत ही शॉक थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस शादी से क्योंकि वो पहले से ही जिन जोशन से प्यार करती है। जियांग यानी बहुत ही दुखी थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। और हमारा बीजिंग बहुत ही सैड था, वो दुखी था कि उसकी शिजे जो है वो लैन सिजन से शादी करेंगी। लेकिन बीजिंग अपनी शिजे के लिए दुखी नहीं हो सकता है, वो खुश था अपनी शिजे के लिए, लेकिन इसके लिए उसे लैन सिजन को खोना होगा। बीजिंग हैप्पी था अपनी शिजे के लिए, वो शिजे के लिए दुखी नहीं हो सकता है। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं ये शादी हमारे बड़ों ने तय की है तो हमें इसका पालन करना ही होगा। मुझे लगता है लैन किरण को भी इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन वांग जी और लैन सिचन दोनों ही इस बारे में भूल चुके हैं बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम वो दोनों बच्चे थे। जियांग यानली मैडम यू को देखती हैं। जियांग यानली बोलती माँ, और ये बोलते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मैडम यू जब जियांग यानली को देखती हैं तब वो उसकी आंखों को पूछती है और बोलती क्या हुआ यानली, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, वी जिंग अपनी शिजी को रोते हुए देखता है तो बोलता है जी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जियांग चेंग भी बोलता है शिजी प्लीज बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं? मैडम यू भी बोलती हैं यानली बताओ मुझे क्या हुआ है, रो क्यों रही हो बेटा? तभी जियांग फेंगम्यान भी बोलते हैं यानली बेटा क्या हुआ, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? प्लीज़ बताओ मुझे बेटा। यानली बोलती है क्या क्या हम इस शादी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं प्लीज़? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं यानली तुम कहना क्या चाहती हो? सपर्स मुझे अच्छे से बताओ क्लियरली सब चीज़ें, ठीक है? और रोना बंद करो। क्या तुम लैन सिचन से शादी नहीं करना चाहती हो? बताओ मुझे। यान ली बोलती है आई एम सॉरी माँ। जियांग चेंग बोलता है शिजी इट्स ओके, प्लीज़ रोना बंद करिए और बताइए हमें प्लीज़ क्या बात है। जियांग यान ली बोलती है वो माँ मैं इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाती हैं और वो चुप हो जाती है। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं यान ली मेरी बेटी, मेरे बच्चा बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या तुम इस शादी को नहीं करना चाहती हो? अगर तुम इस शादी को नहीं करना चाहती हो तो तुम हमें बता सकती हो बिना डरे, ठीक है? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, प्लीज़ यान ली बेटा हमें बताओ। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम भी हमें बता सकती हो बेटा, क्योंकि हम बिल्कुल भी तुम्हें इस मैरिज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है? तुम हमें बिना डरे बता सकती हो सब चीज़ें, हम इस मैरिज का कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैडम यू यानली को देखती हैं और फिर वो उसके गालों को सहलाती हैं और बोलती हैं यानली मेरी तरफ देखो,
जियांग यानली मैडम यू को देखती हैं और बोलती यानली तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें बता सकती हो अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो, क्योंकि हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे। यानली बेटा चिंता मत करो तुम, ठीक है, हमारे पास और अदर ऑप्शन है, हम वीजिंग की शादी तुम्हारी बजाय लैन कबीले में करवा देंगे, क्योंकि वीजिंग हो है ऑप्शन हमारे पास। ये सुनने के बाद यान ली बोलती हैं माँ क्या सच में ऐसा हो सकता है। यान ली की बातें सुनकर मैडम यू बोलती हैं हाँ बच्चा मेरी तरफ देखो तुम, हम तुम्हारी शादी फोर्सफुली नहीं करवाएंगे किसी से भी, क्योंकि फोर्स मैरिज का नतीजा हम देख चुके हैं क्या हुआ था। ऐसे ही फोर्स मैरिज किंग हैंग जुन और मैडम लैन की हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, फोर्सफुली शादी के बाद मैडम लैन कुछ सालों के बाद अपने लवर के साथ वहाँ से भाग गई। तो हम जानते हैं कि फोर्स मैरिज का क्या नतीजा होता है, इसलिए हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, तो बिना डरे हमें सब चीज़ें बता सकती हो यानली। हाँ ये शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, लेकिन तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। सेक्ट्स के लिए मैटर हो सकती है, लेकिन सेक्ट से ऊपर बढ़कर भी हमारे बच्चे हैं हमारे लिए, तो तुम मुझे बताओ। जियांग फैंग मैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारी कभी भी फोर्स मैरिज नहीं करवाएंगे, क्योंकि फोर्स मैरिज का नतीजा बहुत ही बुरा होता है, इसीलिए हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, तुम बेझिझक हमें बता सकती हो। ये जानने के बाद वीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी था, क्योंकि जियांग यान ली और लैन सेजन को एक दूसरे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा मैडम यू और जियांग फेंग म्यान जो हैं वो बिल्कुल भी जियांग यान ली को फोर्स नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वी जिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर यान ली को देखता है और बोलता है शीजे तो अब आप बताइए क्या आप किसी से प्यार करती हैं। यान ली ये सुनकर अपनी आंखों के जो आंसू थे उन्हें वाइप करती है और फिर वो ब्लश करते हुए अपना सिर हमें हिलाती है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं यान ली कौन है वो मुझे बताओ। जियांग यान ली बोलती हैं वो लैनलिंग जियांग, वो लैनलिंग जिन सेक्ट से है। जियांग चैंग ये सुनने के बाद बोलता है शिजे इसका मतलब कि वो पिकॉक। तभी वी जिंग बोलता है शिजे आपका मतलब है कि वो पिकॉक जिन जोशन है। तभी जियांग फेंग म्यान बोलते हैं तुम दोनों बकवास करना बंद करो, वो पिकॉक नहीं है, समझ आया तुम दोनों को। इसके बाद जियांग यान ली बोलते हैं हाँ वो जिन जोशन है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जब मैडम यू ये सुनती हैं तब बोलती हैं वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी जियांग फेंग मैन बोलते हैं वी जिंग और जियांग चेंग क्या अब तुम दोनों को लैन कबीले में शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग चेंग और वी जिंग दोनों एक साथ ही बोलते हैं नहीं हम दोनों लैन कबीले में शादी करना चाहते हैं। जियांग फेंग मैन बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में तुम दोनों वहाँ शादी करना चाहते हो, क्योंकि बाद में तुम बहाना तो नहीं बनाओगे दोनों। जियांग चेंग और वी जिंग बोलते हैं नहीं हम बहाना नहीं बनाएंगे। जियांग फेंग मैन बोलते हैं तो ठीक है फिर ओके मैं इस बात से अग्री करता हूँ, लेकिन बाद में तुम दोनों का कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम दोनों ने कहा है तुम वहाँ शादी करना चाहते हो दोनों लैन ब्रदर से, लेकिन अगर बाद में तुम दोनों ने कोई भी बहाना बनाया तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुम दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि मैं जो बोलूँगा तुम दोनों वही करोगे। जियांग चेंग और जियांग जो वी जिंग था वो दोनों ही बोलते हैं ठीक है डैड हम वैसा ही करेंगे जैसा आप हमें कहेंगे, हम वादा करते हैं हम वहाँ जाकर कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेंगे, हम सब चीज़ें वैसा ही करेंगे जैसे आप हमसे कहेंगे। जियांग चैंग और वी जिंग जो हैं वो जियांग फेंगम्यान से वादा करते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि उनके पेरेंट्स उन्हें उनसे करने के लिए कहेंगे, इसके बाद में वो कोई बहाना नहीं बना सकती हैं। तभी मैडम यू बोलती हैं कि एक मिनट रुको मुझे इसमें कुछ बदलाव करना है। जियांग चैंग जो है वो सेक लीडर लैन सीजन से शादी करेगा और वी जिंग जो है वो लैन कबीले के दूसरे सेकंड जेड यानी कि जो लैन वांगजी है उससे शादी करेगा। जब वी जिंग और जियांग चैंग ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं क्या, लेकिन तभी मैडम यू बोलते तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों ने वादा किया है कि तुम वैसा ही करोगे जैसा हम तुमसे करने के लिए कहेंगे, तुम दोनों कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो, ये डिसाइड है। और लैन कबीले का जो कुल प्रमुख जो सेक लीडर बनेगा आगे जाके वो लैन सेचन है और लैन सेचन बड़े हैं, ठीक है, इसीलिए जियांग चिंग मेरा बड़ा बेटा है और मेरा बेटा है, इसीलिए वो लैन सेचन से शादी करेगा जो कि आगे जाकर सेक लीडर बनेंगे, लैन सेचन का हस्बैंड बनेगा। और वी जिंग सिर्फ एक ऑप्शन था तो इसीलिए उसकी शादी सेकंड जेड से होगी यानी कि लैन वांगजी से ही होगी। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वी जिंग और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अब उन दोनों को इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब उन दोनों को जो मैडम यू ने कहा है उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था, तो इसीलिए उन्हें मैडम यू की बातों को फॉलो करना ही होगा। इसीलिए वो एक दूसरे को देखते हैं और एक फोर्सफुली स्माइल देते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब देखना होगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है, कि हमारे दोनों वी जिंग और जियांग चेंग के अरमानों पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ यार, कर दिया करो, बहुत कम लाइक करते हो आप लोग प्लीज़। बाय बाय एवरीवन, तो फिर मिलते हैं।